अध्याय 16। संपादन नगन ने। क्या आप थक गए हैं? हाँ, ची तुयेन की आवाज आई। कोतुक आश्चर्यचकित हो गया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे दोस्त ने मुझे बताया। जिया जिक्सुआन कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर दालान के मोड़ पर खड़ा था। फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहा था। उसे पता था कि गुसी अक्सर उन दो दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाती थी, लेकिन आज जब उसने उन दो दोस्तों को देखा तो उसने गुसी को उनके साथ नहीं देखा। इसलिए उसने जाकर पूछा, गुसी कहाँ है? यह पहली बार था जब झांग शिनी ने जिया जीक्सुआन से बात की थी, और उसने ही बात करने की पहल की थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके सुंदर रूप को देखकर उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सका। जियांगली, जो उसके बगल में खड़ा था, काफी शांत था और जल्दी से बोला, सी को अस्वस्थ महसूस हो रहा है, इसलिए वह आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, हमने उससे खाना लाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे भूख लगी होगी। हाँ, ची तुयेन ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया हो और जाने के लिए मुड़ा। जब वह दूर चला गया तो हुओंगले ने राहत की सांस ली और उसकी छाती थपथपाई। इतना सुंदर कि मेरी सांस फूल गई। तू यूसी हर दिन उसके साथ जाता है? मुझे आश्चर्य होता है कि कैसा लगता होगा। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए हुआंगले ने त्रुओंग हान डिच को धक्का दिया। अरे, क्या तुम अभी भी मूर्ख हो? झांग झिनी का चेहरा अभी भी लाल था। वह हकलाते हुए बोला, कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक हॉट लड़का है। जिया झिक्सुआन ने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसके दोस्त ऊपर बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिस जगह वह खड़ा था वहां भीड़ नहीं थी, बहुत शोर भी नहीं था, इसलिए वह गुसी को फोन करके पूछ सकता था कि वह कैसी है। तुम्हें कहाँ असहजता महसूस होती है? गुसी थोड़ी शर्मिंदा थी। उसे कहीं भी असहजता महसूस नहीं हो रही थी। वह बस परेशान थी और खाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह इस तरह जवाब नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने धीरे से कहा, मेरे पेट में दर्द है। मैं थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पेट में दर्द है तो नाश्ता मत करो या दूध वाली चाय मत पियो। हाँ, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ। फोन रखते हुए कोटू यूसी ने राहत की सांस ली, कलम उठाई और टेस्ट देना जारी रखा। जब आप बोर होते हैं तो पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। जब सब खाना खा रहे थे, वह अपने कमरे में पढ़ाई में व्यस्त थी। यह कितना मार्मिक प्रयास था। गुसी जितना अधिक अध्ययन करती, वह उतनी ही अधिक उत्साही होती। उसे लगता था कि वह शीर्ष पर खड़ी व्यक्ति बन जाएगी। हाँ, ची तुयेन कैफेटेरिया की तीसरी मंजिल पर गया। उसके दोस्त बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और हंगामा कर रहे थे। उसने शांति से कहा, तुम लोग खाओ, मुझे कुछ काम है। त्रिनाबोई बोई ने उसकी लंबी पीठ की ओर देखा, परित्यक्त महसूस करते हुए कहा, क्या इसलिए कि मैं यहाँ हूँ? वह खाना नहीं चाहता। ल्यूक जिया डीप ने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा और फिर सिर हिलाया। शायद यह सच है। एतुयेन को मूल रूप से लड़कियों के साथ बैठकर खाना पसंद नहीं है। त्रिनाबोई बोई का दुखी भाव तुरंत क्रोध में बदल गया। उसने जिस कुर्सी पर बैठा था उसे लात मारी। यदि तुम नहीं बोलोगे तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि तुम गूंगा हो। माँ, आपने पहले स्पष्ट रूप से पूछा था। ल्यूक जिया डीप ने मासूमियत महसूस की और व्यंग्यात्मक रूप से कहने से खुद को रोक नहीं सका, केवल डिम्पल वाली बहन ही अच्छी, प्यारी और मनमोहक होती है, जो आपकी तरह केवल चिल्लाना जानती है, बिल्कुल भी स्त्री नहीं। एक और वाक्य बोलने की कोशिश करो। त्रिनाबोई बोई ने उग्रता से कहा। कृपया, कृपया, अच्छे आदमी लड़कियों से झगड़ा नहीं करते। ल्यूक जिया दीप ने डरते हुए कहा। टू हान हंसा,
बोई बोई इतनी खूंखार कैसे हो सकती है? इसे ही लोग ईमानदार होना कहते हैं। मजबूत और ईमानदार लड़कियां सबसे प्यारी होती हैं। त्रिना बोई बोई ने तुरंत अपना रवैया बदल दिया, मुस्कुराई और टोहान से कहा, मुझे तुम्हारी जैसी आंखों वाले लड़के पसंद है। गुसी अभी भी ज्ञान के सागर में विचरण करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह एक गणित की समस्या पर अटकी हुई थी जिसे वह हल नहीं कर पा रही थी, और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे हल नहीं कर पा रही थी। जब वह हताश होकर सोच रही थी, तो उसका फोन फिर से बज उठा। वह अभी भी बहुत परेशान थी, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर नाम देखा, तो उसे बहुत आराम महसूस हुआ। उसने उत्तर बटन दबाया। हेलो। इससे पहले कि हाँ ची तुयेन कुछ कह पाती, उसने पहले ही बोल दिया, मुझे आपसे एक गणित की समस्या पूछनी है, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं? बस, मैं लड़कियों के छात्रावास के नीचे खड़ा हूँ। आप अपनी किताबें यहाँ ले आओ। हाँ ची तुयेन ने कहा। कोतुउक को बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ ची तुयेन नीचे क्यों खड़ा था? लेकिन वह पढ़ाई में इतनी मशगूल थी कि उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। जल्दी से अपनी किताबें, स्क्रैच पेपर और पेन उठाया और नीचे चली गई। जिया जिक्सुआन जहां भी खड़ी होती थी, ऐसा लगता था जैसे लाइटें जल रही हों, जिससे लोग पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाते थे। हर कोई बेहद हैरान था। यह मशहूर और ठंडे दिल वाली विद्वान महिला छात्रावास के नीचे खड़ी थी। गुसी जिया जिक्सुआन के पास दौड़ी। जिया जिक्सुआन जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए उसके पास गई, उसका कंधा पकड़कर, धीरे चलो, क्या तुम्हें पेट में दर्द नहीं है? उफ। वह इस बारे में भूल गई। गुसी यूं रुक गई, भौहें सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर बेचैनी दिख रही थी। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। हाँ, मुझे बहुत सहज महसूस नहीं हो रहा है, जिया जिजुआन ने कहा। मुझे पेट में दर्द है, पेट दर्द नहीं। गुसीयू की अभिव्यक्ति एक सेकंड के लिए कठोर हो गई। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, तो यह पेट में दर्द था। यह इतना दर्दनाक था कि मैं बेवकूफ बन गई, अपने पेट और पेट के बीच अंतर करने में असमर्थ। जिया जिजुआन अवाक रह गया, और उसे वह बैग सौंप दिया जो उसके हाथ में था। इसे ले लो। कोतुक ने बैग खोलकर देखा। अंदर खाने के कई डिब्बे थे। डिब्बे के अंदर से गर्मी और सुगंध निकल रही थी। कोई जगह ढूंढो जहां बैठकर खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मुझे तुम्हें उठाकर ले जाने दो। गुसी यी को अभी तक उसकी बात समझ में नहीं आई थी कि उसने क्या कहा था। तभी उसने उसे अपने सामने बैठा हुआ देखा। गुसी यी बुरी तरह डर गई और जल्दी से बोली, कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पेट में दर्द है न? कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मेरे रहते तुम क्या क्या सहन कर सकते हो। हाँ ची तुयेन खुश नहीं था। उसने तुरंत आदेश दिया, जल्दी से बैठ जाओ। गुसी ने जिया जिक्सुआन के अनियंत्रित दमन को फिर से महसूस किया, बेहद शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन फिर भी वह आज्ञाकारी रूप से उसकी पीठ पर बैठ गई। जब जिया जिक्सुआन उसे ले गया, तभी वह धीरे धीरे अपने होश में आई, थोड़ा अस्वाभाविक महसूस कर रही थी। आखिरी बार गुसी को कुछ साल पहले उठाया गया था, जब उसके पिता उसे अस्पताल ले गए थे, और जिया जिक्सुआन उसे ले जाने वाला दूसरा विपरीत लिंग का व्यक्ति था। उसने एक हाथ में एक लुढ़की हुई किताब और दूसरे हाथ में खाने का एक थैला पकड़ रखा था। उसके शरीर से निकलने वाली ताज़ा, सुखद पुदीने की खुशबू ने गुसी के गालों को बेकाबू कर दिया। उसने चुपचाप अपनी सांस रोक ली, जैसे कि अगर वह उसके शरीर की खुशबू को सूंघती रही तो वह मर सकती है। गुसी जिया जिक्सुआन की पीठ पर लेट गई। उसे आश्चर्य और प्रशंसा सहित सभी दिशाओं से आती हुई नजरें महसूस हुईं। वास्तव में उसका स्वास्थ्य अभी भी सामान्य था, इसलिए उसे अचानक लगा कि वह जिया जिक्सुआन का उपयोग करके हर जगह खबर फैला रही है।
सौभाग्य से दूरी ज्यादा नहीं थी। जिया जिक्सुआन ने एक मीडिया क्लासरूम में प्रवेश किया जो उस समय खाली था। गुसी को नीचे बिठाने के बाद उसने उसके हाथ से बैग लिया, खाने का डिब्बा निकाला, ढक्कन खोला और उसे मेज पर रख दिया। गुसी ने देखा कि उसमें दलिया के 2 हिस्से और 3 हल्के व्यंजन थे। मुझे लगा कि आपको पेट दर्द है, इसलिए मैंने आपके लिए दलिया और दवाई खरीदी, लेकिन पता चला कि आपको बस सामान्य पेट दर्द था। बोलने के बाद हाँ ची तुयेन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर चिढ़ाते हुए कहा, मूर्ख। गुसी ही शर्म से मुस्कुराई। भले ही उसे बेवकूफ कहा गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। इसके विपरीत उसे यह बहुत प्यारा लगा। इस मूर्खतापूर्ण मुस्कान ने उसे और भी बेवकूफ बना दिया। लेकिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ खरीदा है, मैं सब नहीं खा सकता। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, चलो साथ में खाते हैं। उसे डर था कि कहीं वह भूखी न हो जाए, इसलिए उसने खाना खरीदा और उसे दे दिया। हाँ, वे दोनों एक ही पंक्ति में बैठकर दलिया खा रहे थे। गुस्सी पहले ही भूल चुकी थी कि वह पेट दर्द का नाटक कर रही थी और उसे कम खाने का नाटक करना याद नहीं था। उसने अभी अभी दलिया का कटोरा खत्म किया और खत्म करने के बाद उसने सफाई करने और कचरा फेंकने की पहल भी की। जिया जिक्सुआन उसके बगल में बैठा था, उसकी तेज हरकतों और गुलाबी रंगत को देख रहा था। उसने सोचा और कहा, ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक हो गई हो। कोतुक रुक गया। तभी उसे याद आया कि वह एक रोगी की भूमिका निभा रहा था। यदि उसे पता चल जाए कि वह बीमार होने का नाटक कर रही है और वह उसे भोजन लाने और उसे ले जाने के लिए मजबूर करे, तो क्या उसे पीट पीट कर मार दिया जाएगा? गुस्सियाई की अभिनय क्षमता फूट पड़ी। उसकी अभिव्यक्ति अचानक प्रबुद्ध हो गई। उसने कहा, ओह हाँ, मेरा पेट दर्द दूर हो गया है। शायद यह इसलिए है क्योंकि दलिया इतना स्वादिष्ट है कि इसने मुझे ठीक कर दिया। शायद पेट दर्द आता है और चला जाता है, हाँ ची तुयेन ने धीरे से कहा। उसकी नज़र छोटी लड़की के लाल कानों पर पड़ी। हाँ, लहरों में दर्द होता है। अभी दर्द हुआ, लेकिन अब ठीक है। गुसियू ने मन ही मन राहत की सांस ली और झूठ डिटेक्टर टेस्ट पास करने में मदद करने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। मैं कचरा बाहर निकालूंगी। जिया जिक्सुआन ने छोटी लड़की को कचरा बैग लेकर कक्षा से बाहर जाते देखा। उसने यूनिफॉर्म जैकेट, सफेद शर्ट और काली स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल पोनीटेल में बंधे थे, जो अब स्कर्ट की तरह लहरा रहे थे। नीचे उसकी लंबी सफेद टांगे थी। उसने आलस से अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसके हाथ में कलम घूम रही थी। उसकी आंखें गुस्सी को उस पल से घूर रही थी जब से वह चली गई थी, जब तक वह वापस नहीं आई। जैसे ही गुस्सी जिया जिक्सुआन के बगल में बैठी, उसने हाथ बढ़ाकर उसके कान को हल्के से दबाया। हिलना मत। यह देखकर कि वह चकमा देने वाली थी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी थोड़ी कर्कश आवाज उसे अपरिचित लग रही थी। तुम क्या कर रही हो? कोतुक को समझ नहीं आया कि क्या करे, इसलिए उसने गुस्से से कहा, क्या आपने कभी इनुयाशा फिल्म देखी है? इसे देखें। कोतुक को समझ में नहीं आया कि उसने अचानक उस पुराने एनीमे का जिक्र क्यों किया। तुम्हारे कान इनुयाशा के जैसे दिखते हैं, इससे मुझे उनके साथ खेलने का मन करता है, जिया जिक्सुआन ने गंभीरता से कहा। गुस्सी के दिमाग में इनुयाशा की छवि कौन थी, जिसके कुत्ते के कान सीधे खड़े थे? वह तुरंत फट जाना चाहती थी। वह जिया जिक्सुआन के पंजों से दूर हो गई, अपने जलते हुए कानों को ढक लिया और गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारा मतलब है कि मेरे कान कुत्ते के कान जैसे दिखते हैं, है न? उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे बोली, मेरे कान इतने तीखे क्यों हैं? आपकी तुलना बहुत कठोर है। मैं अब तुम्हें मेरे कान नहीं काटने दूंगा।
जिया जिक्सुआन अपनी हंसी रोक नहीं पाया, इतनी जोर से हंसा कि वह रुक ही नहीं सका। गुस्सी एक तरफ बैठ गया, नाराज और शर्मिंदा दोनों, और गुस्से से जिया जिक्सुआन को देखता रहा, लेकिन जितना ज्यादा वह देखता उतना ही कम गुस्सा होता, क्योंकि जब वह मुस्कुराता तो बहुत सुंदर दिखता। ठीक है, क्या तुम काफी हंस चुके हो? जल्दी करो और मुझे सबक सिखाओ। गुस्सी ने हताश होकर किताब खोली और जिया जिक्सुआन को मुश्किल सवाल दिखाया, साथ में एक स्क्रैच पेपर भी। जिया जिक्सुआन ने हंसना बंद कर दिया, सवाल पर नजर डाली, फिर एक कलम उठाया और उसे हल करने के चरण लिखे। गुस्सी उसकी गति से चौंक गई और पूछा, क्या तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है? देखो और समझो। उसने अपनी कलम नीचे रख दी, समस्या हल हो गई। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह उस तरह की समस्या थी जिसका जिक्र शिक्षक ने कक्षा में नहीं किया था, इसलिए वह इतनी मूर्ख नहीं थी, है न? लेकिन अब उस समस्या को देखते हुए जिसके लिए उसने बहुत दिमाग लगाया था लेकिन फिर भी उसे हल करने का कोई तरीका नहीं मिल पाया था, और जिया जिक्सुआन ने इसे सिर्फ 10 सेकंड में हल कर दिया, उसका दिल सचमुच टूटना चाहता था। क्या तुम्हें चरण समझ में आए? हाँ, ची तुएन ने पूछा। कुतुउक ने चुपचाप फिर से इसे देखा। स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट था, वह इसे एक नज़र में समझ गई। तो वह इसे पहले क्यों नहीं समझ पाई? हाँ, ची तुएन ने अपनी घड़ी देखी और कहा, मैं आपके साथ अभी आधे घंटे तक रुकूंगा। अगर कोई और बात है जो आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताएं। ओह हाँ, कुतुउक ने सिर हिलाया, धन्यवाद। जिया जिक्सुआन अपने फोन पर गेम खेल रही थी। गुस्सी एक तरफ बैठकर अभ्यास कर रहा था। वह भी बहुत चौकन्ना था और उसने अपने हेडफोन लगा रखे थे ताकि गेम की आवाज से उसका ध्यान भंग न हो। जब गुस्सी को एक और मुश्किल समस्या का सामना करना पड़ा तो वह बेहद उलझन में थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या जिया जिक्सुआन इसे अभी की तरह कुछ ही मिनटों में हल कर पाएगी? उससे यह प्रश्न पूछते हुए मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं बहुत मूर्ख हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उससे पूछना चाहिए या खुद प्रयास करना चाहिए। आखिर क्या यह कोई कठिन काम है? अंत में उसने फैसला किया कि अस्थायी रूप से दूसरे गाने पर स्विच करूंगी। कुछ देर बाद, लगातार कई गाने खत्म करने के बाद, उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और देखा कि जिया जिक्सुआन टेबल पर सो गया था। उसकी मुद्रा बहुत ही सहज थी। एक ईयरबड गिर गया था, दूसरा अभी भी उसके कान से जुड़ा हुआ था। गुस्सी ने अपना कोट उतार दिया, उसके पास चली गई और धीरे से उसे उसके कंधे पर डाल दिया। उसने गिरे हुए ईयरफोन में से एक उठाया और सावधानी से उसे लगाया, यह जानने के लिए उत्सुक थी कि जिया जिक्सुआन कौन सा संगीत सुन रहा था। डिवाइस पर संगीत मेरे समूह का था। हवा में चलते हुए, आज अचानक सूरज की रोशनी इतनी कोमल लग रही है। आकाश की कोमलता, पृथ्वी की कोमलता, ठीक वैसे ही जैसे जब तुम मुझे गले लगाती हो। यह गीत बहुत पहले था, अब इसे फिर से सुनकर यह अचानक बहुत बेहतर लगा। उसे फिर अभ्यास करने के लिए एक तरफ बैठना जारी रहा। इत्र सहित अजीब गंध, लेकिन इस खुशबू ने एक बहुत ही परिचित और प्राकृतिक भावना दी, जिससे वह बहुत अधिक हो गया, यहाँ तक कि इसमें डूब गया और जब वह जाग गया तो वह और अधिक अच्छी तरह से सो गया। दोबारा उसने अभी पता लगाया कि यह गंध कहाँ से आ रही थी। यह वह कोट था जो उसे ढक रहा था। कुतुयूसी ने किताब बंद कर दी, कहा, तुम जाग रहे हो, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, चलो कक्षा में चलें। हाची तुयेन अभी भी शांत बैठा था, ऐसा लग रहा था कि वह अभी पूरी तरह से जागा नहीं है, अभी भी उसके हाथ में उसकी कमीज थी। चलो चलें। गुस्सी ने शर्ट वापस ले ली, लेकिन जिया जिक्सुआन ने अचानक बहुत जोर लगाया,
उसका चेहरा गंभीर था जब उसने उसे देखा। उसकी आंखें उदास और तीखी दोनों थी। गुस्सी डर गई और उसे उसका हाथ छोड़ना पड़ा। वह आश्चर्य से उसे देख रही थी। जिया जिक्सुआन ने अपने हाथ में शर्ट को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर गुस्सी के हैरान भाव को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे कोमल हो गईं। उसका भाव शांत हो गया। उसने अपनी नाक के पुल को चुटकी लेने के लिए अपना हाथ उठाया, शर्ट को वापस उसके पास फेंक दिया और कहा, मैं अभी जागा नहीं था। ओह! गुस्सीयू ने राहत की सांस ली। तो ऐसा लगता है कि आपको सुबह उठते ही चिड़चिड़ा होने की आदत है। हाँ, जिया जिक्सुआन ने आलस से जम्हाई ली और खड़ी हो गई। वे दोनों स्कूल के प्रांगण में साथ साथ चले। घंटी बजने से ठीक पहले कक्षा में प्रवेश किया। जिया जिक्सुआन ने झपकी ली थी, इसलिए उसका मूड बहुत अच्छा था, जबकि गुस्सी बिल्कुल इसके विपरीत थी। अभी वह उत्साह से भरी हुई थी, लेकिन अब उसे बहुत नींद आ रही थी। उसने खुद को जागते रहने के लिए मजबूर किया और आखिरकार कक्षा समाप्त होने तक टिकने में कामयाब रही। जैसे ही वह मेज पर सोने वाली थी, झेंग पेपेई ने उसके कान में झुककर कहा, मैंने सुना है कि जिया जिक्सुआन दोपहर को छात्रावास में तुम्हारा इंतजार कर रही थी और फिर तुम्हें सामान्य भवन में ले गई, है न? मुंह से मुंह बात बहुत तेजी से फैल रही है। अरे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हाँ ची तुएन द्वारा उठाए जाने पर कैसा महसूस होता है? मैंने उसे कभी किसी लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाते नहीं देखा। आप लोग लंच ब्रेक के दौरान कहाँ जा रहे हैं? तुम पढ़ते पढ़ते थके हुए लग रहे हो। गुस्सी ने अत्यधिक थकान के साथ कहा, स्कूल जाओ। मुझे थोड़ा सोने दो। स्कूल जाते समय उसे तुम्हें गोद में क्यों लेना पड़ता है? टस्क। मुझे पहले यह एहसास नहीं था कि वह इतना चिपका रहने वाला व्यक्ति है। क्या तुम दोनों प्यार में हो? गुस्सी इस सवाल से इतनी डर गई कि वह सीधी होकर बैठ गई। उसे अब नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने हाव भाव ठीक किए और गंभीरता से कहा, बकवास मत करो। ओह! त्रिनबोई बोई ने ऐसे दिखाया जैसे वह कुछ समझ गई हो, लेकिन इसके बजाय वह चालाकी से मुस्कुराई और बोली, तो तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम्हें वह पसंद है? मुझे वह पसंद नहीं है। अब ऐसा मत कहो। गुस्सी ने धीमी आवाज में डांटा। उसे बहुत डर था कि अगली पंक्ति में बैठा व्यक्ति उसकी बात सुन लेगा। लेकिन वास्तव में उसे जो भी डर था वह सच हो गया। गुस्सी की बात सुनकर झेंग पेपेई को लगा कि उसकी योजना सही दिशा में है। उसने अपना सिर घुमाया और जिया जिक्सुआन से कहा, आहक्सुआन, क्या तुमने कुछ सुना? डिम्पल वाली छोटी बहन ने कहा कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती है। हाँ ची तुयेन एक किताब पढ़ रहा था। उसने बस यूं ही नजर घुमाई। उसके चेहरे पर कोई खुशी या उदासी नहीं दिख रही थी। ल्यूक जिया दीप ने सुना और जोर से हंसते हुए कहा, छोटी बहन वाकई साधारण नहीं है, खूबसूरती से अंधी नहीं है। गुस्सीयू उन दोनों पर इतनी गुस्सा हुई कि वह खड़ी हो गई और बोली, मैं बाथरूम जा रही हूँ। त्रिनबोई बोई तब को तू उक्की सीट पर बैठ गया। हाची तुयेन की ओर मुंह बनाया और खुशी से हंसा। क्या तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी? फिर भी दुखी? यह कष्टप्रद है ना? जिया जिक्सुआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने लू जियाए की मेज पर रखी एक नोटबुक उठाई, उसका एक पन्ना फाड़ा, उसे एक गेंद की तरह मोड़ा और सीधे झेंग पेपेई के चेहरे पर फेंक दिया। चेहरे के ठीक बीच में तेज और सटीक। झेंग पेपेई ने अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाया, जब तुम किसी को मारते हो तो उसके चेहरे को मत छुओ। तुम इतने क्रूर क्यों हो? हालांकि यह इतना दर्दनाक नहीं था कि मरने की इच्छा हो, फिर भी यह नरक जैसा दर्दनाक था। ट्रिनबोई बोई गुस्से में उनके पास गया, नोटबुक छीन ली
और एक पन्ना फाड़ते हुए अपनी सीट पर वापस आ गया। ल्यूक जियादीप चिल्लाया, हे भगवान, तुम दोनों ने मेरी नोटबुक क्यों फाड़ दी? त्रिनाबोई बोई ने कागज को मोड़कर हाची तुयेन पर फेंक दिया। हाची तुयेन थोड़ा पीछे झुक गया, जिससे कागज का टुकड़ा ल्यूक जियादीप के चेहरे पर जा लगा। ल्यूक जियादीप को गुस्सा आया, तुम दोनों ने मेरी नोटबुक फाड़ दी और अब तुम मुझे निशाना बना रहे हो। त्रिनाबोई बोई ने उससे बहस की, मेरे चेहरे पर चोट लगी है और तुम्हें केवल अपनी नोटबुक की चिंता है। दोनों लोगों के बीच हो हल्ला मचाने पर ध्यान न देते हुए हाची तुयेन उठ खड़ा हुआ और कक्षा से बाहर चला गया। तो हान ने एक दर्शक की तरह काम किया और बीच बचाव करने के लिए आगे आया। अगर आपने इसे फाड़ दिया है तो आप दूसरा खरीद सकते हैं। कागज को कुचलकर फेंक दे, इससे दर्द होता है। त्रिनाबोई बोई ने कहा, हाँ, यह सही है, मुझे सीधे चेहरे पर भी मारा गया। वह हाची तुयेन बहुत हिंसक है, ल्यूक जियादीप ने कहा, वह अभी भी वैसा ही है, आपको अभी पता चला? अध्याय 16। संपादन नगन ने, क्या आप थक गए हैं? हाची तुयेन की आवाज आई। कोतुउक आश्चर्यचकित हो गया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे दोस्त ने मुझे बताया। जिया जिक्सुआन कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर दालान के मोड़ पर खड़ा था, फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहा था। उसे पता था कि गुसी अक्सर उन दो दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाती थी, लेकिन आज जब उसने उन दो दोस्तों को देखा तो उसने गुसी को उनके साथ नहीं देखा। इसलिए उसने जाकर पूछा, गुसी कहाँ है? यह पहली बार था जब झांग शिनी ने जिया जिक्सुआन से बात की थी और उसने ही बात करने की पहल की थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके सुंदर रूप को देखकर उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सका। जियांगली, जो उसके बगल में खड़ा था, काफी शांत था और जल्दी से बोला, सी को अस्वस्थ महसूस हो रहा है, इसलिए वह आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, हमने उससे खाना लाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, उसे भूख लगी होगी। हाची तुयेन ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया हो और जाने के लिए मुड़ा। जब वह दूर चला गया तो हुओंगले ने राहत की सांस ली और उसकी छाती थपथपाई, इतना सुंदर कि मेरी सांस फूल गई। तू यूसी हर दिन उसके साथ जाता है, मुझे आश्चर्य होता है कि कैसा लगता होगा। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए हुआंगले ने त्रुओंग हान डिच को धक्का दिया। अरे, क्या तुम अभी भी मूर्ख हो? झांग झनी का चेहरा अभी भी लाल था। वह हकलाते हुए बोला, कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक हॉट लड़का है। जिया झिक्सुआन ने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसके दोस्त ऊपर बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिस जगह वह खड़ा था वहां भीड़ नहीं थी, बहुत शोर भी नहीं था, इसलिए वह गुसी को फोन करके पूछ सकता था कि वह कैसी है। तुम्हें कहाँ असहजता महसूस होती है? गुसी थोड़ी शर्मिंदा थी। उसे कहीं भी असहजता महसूस नहीं हो रही थी, वह बस परेशान थी और खाना नहीं चाहती थी। लेकिन वह इस तरह जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, मेरे पेट में दर्द है, मैं थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पेट में दर्द है तो नाश्ता मत करो या दूध वाली चाय मत पियो। हाँ, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ। फोन रखते हुए कोटू यूसी ने राहत की सांस ली, कलम उठाई और टेस्ट देना जारी रखा। जब आप बोर होते हैं तो पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। जब सब खाना खा रहे थे, वह अपने कमरे में पढ़ाई में व्यस्त थी। यह कितना मार्मिक प्रयास था। गुसी जितना अधिक अध्ययन करती, वह उतनी ही अधिक उत्साही होती। उसे लगता था कि वह शीर्ष पर खड़ी व्यक्ति बन जाएगी। हाची तुयेन कैफेटेरिया की तीसरी मंजिल पर गया। उसके दोस्त बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और हंगामा कर रहे थे। उसने शांति से कहा,
तुम लोग खाओ, मुझे कुछ काम है। त्रिनाबोई बोई ने उसकी लंबी पीठ की ओर देखा, परित्यक्त महसूस करते हुए कहा, क्या इसलिए कि मैं यहाँ हूँ? वह खाना नहीं चाहता। ल्यूक जिया डीप ने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा और फिर सिर हिलाया। शायद यह सच है। एतुयेन को मूल रूप से लड़कियों के साथ बैठकर खाना पसंद नहीं है। त्रिनाबोई बोई का दुखी भाव तुरंत क्रोध में बदल गया। उसने जिस कुर्सी पर बैठा था उसे लात मारी। यदि तुम नहीं बोलोगे, तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि तुम गूंगा हो। माँ, आपने पहले स्पष्ट रूप से पूछा था। ल्यूक जिया डीप ने मासूमियत महसूस की और व्यंग्यात्मक रूप से कहने से खुद को रोक नहीं सका। केवल डिम्पल वाली बहन ही अच्छी, प्यारी और मनमोहक होती है, जो आपकी तरह केवल चिल्लाना जानती है, बिल्कुल भी स्त्री नहीं। एक और वाक्य बोलने की कोशिश करो। त्रिनाबोई बोई ने उग्रता से कहा। कृपया, कृपया, अच्छे आदमी लड़कियों से झगड़ा नहीं करते। ल्यूक जिया दीप ने डरते हुए कहा। टू हान हंसा। बोई बोई इतनी खूंखार कैसे हो सकती है? इसे ही लोग ईमानदार होना कहते हैं। मजबूत और ईमानदार लड़कियां सबसे प्यारी होती हैं। त्रिनाबोई बोई ने तुरंत अपना रवैया बदल दिया, मुस्कुराई और टो हान से कहा, मुझे तुम्हारी जैसी आंखों वाले लड़के पसंद है। गुसी अभी भी ज्ञान के सागर में विचरण करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह एक गणित की समस्या पर अटकी हुई थी जिसे वह हल नहीं कर पा रही थी, और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे हल नहीं कर पा रही थी। जब वह हताश होकर सोच रही थी, तो उसका फोन फिर से बज उठा। वह अभी भी बहुत परेशान थी, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर नाम देखा, तो उसे बहुत आराम महसूस हुआ। उसने उत्तर बटन दबाया। हेलो। इससे पहले कि हाँ ची तुयेन कुछ कह पाती, उसने पहले ही बोल दिया, मुझे आपसे एक गणित की समस्या पूछनी है, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं? बस, मैं लड़कियों के छात्रावास के नीचे खड़ा हूँ। आप अपनी किताबें यहाँ ले आओ। हाँ ची तुयेन ने कहा। कोतुउक को बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ ची तुयेन नीचे क्यों खड़ा था? लेकिन वह पढ़ाई में इतनी मशगूल थी कि उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। जल्दी से अपनी किताबें, स्क्रैच पेपर और पेन उठाया और नीचे चली गई। जिया जिक्सुआन जहां भी खड़ी होती थी, ऐसा लगता था जैसे लाइटें जल रही हों, जिससे लोग पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाते थे। हर कोई बेहद हैरान था। यह मशहूर और ठंडे दिल वाली विद्वान महिला छात्रावास के नीचे खड़ी थी। गुसी जिया जिक्सुआन के पास दौड़ी। जिया जिक्सुआन जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए उसके पास गई, उसका कंधा पकड़कर, धीरे चलो, क्या तुम्हें पेट में दर्द नहीं है? उफ। वह इस बारे में भूल गई। गुसी यूं रुक गई, भौहें सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर बेचैनी दिख रही थी। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। हाँ, मुझे बहुत सहज महसूस नहीं हो रहा है, जिया जिजुआन ने कहा। मुझे पेट में दर्द है, पेट दर्द नहीं। गुसीयू की अभिव्यक्ति एक सेकंड के लिए कठोर हो गई। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, तो यह पेट में दर्द था। यह इतना दर्दनाक था कि मैं बेवकूफ बन गई, अपने पेट और पेट के बीच अंतर करने में असमर्थ। जिया जिजुआन अवाक रह गया और उसे वह बैग सौंप दिया जो उसके हाथ में था। इसे ले लो। कोतुक ने बैग खोलकर देखा। अंदर खाने के कई डिब्बे थे। डिब्बे के अंदर से गर्मी और सुगंध निकल रही थी। कोई जगह ढूंढो जहां बैठकर खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मुझे तुम्हें उठाकर ले जाने दो। गुसीयी को अभी तक उसकी बात समझ में नहीं आई थी कि उसने क्या कहा था। तभी उसने उसे अपने सामने बैठा हुआ देखा। गुसीयी बुरी तरह डर गई और जल्दी से बोली, कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पेट में दर्द है न? कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मेरे रहते तुम क्या क्या सहन कर सकते हो? हाँ ची तुयेन खुश नहीं था। उसने तुरंत आदेश दिया, जल्दी से बैठ जाओ।
गुसी ने जिया जिक्सुआन के अनियंत्रित दमन को फिर से महसूस किया, बेहद शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन फिर भी वह आज्ञाकारी रूप से उसकी पीठ पर बैठ गई। जब जिया जिक्सुआन उसे ले गया, तभी वह धीरे धीरे अपने होश में आई, थोड़ा अस्वाभाविक महसूस कर रही थी। आखिरी बार गुसी को कुछ साल पहले उठाया गया था, जब उसके पिता उसे अस्पताल ले गए थे और जिया जिक्सुआन उसे ले जाने वाला दूसरा विपरीत लिंग का व्यक्ति था। उसने एक हाथ में एक लुढ़की हुई किताब और दूसरे हाथ में खाने का एक थैला पकड़ रखा था। उसके शरीर से निकलने वाली ताज़ा, सुखद पुदीने की खुशबू ने गुसी के गालों को बेकाबू कर दिया। उसने चुपचाप अपनी सांस रोक ली, जैसे कि अगर वह उसके शरीर की खुशबू को सूंघती रही तो वह मर सकती है। गुसी जिया जिक्सुआन की पीठ पर लेट गई। उसे आश्चर्य और प्रशंसा सहित सभी दिशाओं से आती हुई नजरें महसूस हुईं। वास्तव में उसका स्वास्थ्य अभी भी सामान्य था, इसलिए उसे अचानक लगा कि वह जिया जिक्सुआन का उपयोग करके हर जगह खबर फैला रही है। सौभाग्य से दूरी ज्यादा नहीं थी। जिया जिक्सुआन ने एक मीडिया क्लासरूम में प्रवेश किया जो उस समय खाली था। गुसी को नीचे बिठाने के बाद उसने उसके हाथ से बैग लिया, खाने का डिब्बा निकाला, ढक्कन खोला और उसे मेज पर रख दिया। गुसी ने देखा कि उसमें दलिया के 2 हिस्से और 3 हल्के व्यंजन थे। मुझे लगा कि आपको पेट दर्द है, इसलिए मैंने आपके लिए दलिया और दवाई खरीदी, लेकिन पता चला कि आपको बस सामान्य पेट दर्द था। बोलने के बाद हाँ ची तुयेन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर चिढ़ाते हुए कहा, मूर्ख। गुसी ही शर्म से मुस्कुराई। भले ही उसे बेवकूफ कहा गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। इसके विपरीत उसे यह बहुत प्यारा लगा। इस मूर्खतापूर्ण मुस्कान ने उसे और भी बेवकूफ बना दिया। लेकिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ खरीदा है, मैं सब नहीं खा सकता। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, चलो साथ में खाते हैं। उसे डर था कि कहीं वह भूखी न हो जाए, इसलिए उसने खाना खरीदा और उसे दे दिया। हाँ, वे दोनों एक ही पंक्ति में बैठकर दलिया खा रहे थे। गुसी पहले ही भूल चुकी थी कि वह पेट दर्द का नाटक कर रही थी और उसे कम खाने का नाटक करना याद नहीं था। उसने अभी अभी दलिया का कटोरा खत्म किया और खत्म करने के बाद उसने सफाई करने और कचरा फेंकने की पहल भी की। जिया जिक्सुआन उसके बगल में बैठा था, उसकी तेज हरकतों और गुलाबी रंगत को देख रहा था। उसने सोचा और कहा, ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक हो गई हो। कोतुक रुक गया, तभी उसे याद आया कि वह एक रोगी की भूमिका निभा रहा था। यदि उसे पता चल जाए कि वह बीमार होने का नाटक कर रही है और वह उसे भोजन लाने और उसे ले जाने के लिए मजबूर करे, तो क्या उसे पीट पीट कर मार दिया जाएगा? गुसियाई की अभिनय क्षमता फूट पड़ी, उसकी अभिव्यक्ति अचानक प्रबुद्ध हो गई। उसने कहा, ओह हाँ, मेरा पेट दर्द दूर हो गया है। शायद यह इसलिए है क्योंकि दलिया इतना स्वादिष्ट है कि इसने मुझे ठीक कर दिया। शायद पेट दर्द आता है और चला जाता है, हाँ ची तुयेन ने धीरे से कहा। उसकी नज़र छोटी लड़की के लाल कानों पर पड़ी। हाँ, लहरों में दर्द होता है। अभी दर्द हुआ, लेकिन अब ठीक है। गुसीयू ने मन ही मन राहत की सांस ली और झूठ डिटेक्टर टेस्ट पास करने में मदद करने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। मैं कचरा बाहर निकालूंगी। जिया जिक्सुआन ने छोटी लड़की को कचरा बैग लेकर कक्षा से बाहर जाते देखा। उसने यूनिफॉर्म जैकेट, सफेद शर्ट और काली स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल पोनीटेल में बंधे थे, जो अब स्कर्ट की तरह लहरा रहे थे। नीचे उसकी लंबी सफेद टांगे थी। उसने आलस से अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसके हाथ में कलम घूम रही थी। उसकी आंखें गुसी को उस पल से घूर रही थी, जब से वह चली गई थी, जब तक वह वापस नहीं आई। जैसे ही गुसी जिया जिक्सुआन के बगल में बैठी,
उसने हाथ बढ़ाकर उसके कान को हल्के से दबाया। हिलना मत। यह देखकर कि वह चकमा देने वाली थी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी थोड़ी कर्कश आवाज उसे अपरिचित लग रही थी। तुम क्या कर रही हो? कोतूक को समझ नहीं आया कि क्या करे, इसलिए उसने गुस्से से कहा, क्या आपने कभी इनुयाशा फिल्म देखी है? इसे देखें। कोतूक को समझ में नहीं आया कि उसने अचानक उस पुराने एनीमे का जिक्र क्यों किया। तुम्हारे कान इनुयाशा के जैसे दिखते हैं, इससे मुझे उनके साथ खेलने का मन करता है, जिया जिक्सुआन ने गंभीरता से कहा। गुसी के दिमाग में इनुयाशा की छवि कौंधी, जिसके कुत्ते के कान सीधे खड़े थे। वह तुरंत फट जाना चाहती थी। वह जिया जिक्सुआन के पंजों से दूर हो गई, अपने जलते हुए कानों को ढक लिया और गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारा मतलब है कि मेरे कान कुत्ते के कान जैसे दिखते हैं, है न? उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे बोली, मेरे कान इतने तीखे क्यों हैं? आपकी तुलना बहुत कठोर है। मैं अब तुम्हें मेरे कान नहीं काटने दूंगा। जिया जिक्सुआन अपनी हंसी रोक नहीं पाया, इतनी जोर से हंसा कि वह रुक ही नहीं सका। गुसी एक तरफ बैठ गया, नाराज और शर्मिंदा दोनों, और गुस्से से जिया जिक्सुआन को देखता रहा, लेकिन जितना ज्यादा वह देखता उतना ही कम गुस्सा होता, क्योंकि जब वह मुस्कुराता तो बहुत सुंदर दिखता। ठीक है, क्या तुम काफी हंस चुके हो? जल्दी करो और मुझे सबक सिखाओ। गुसी ने हताश होकर किताब खोली और जिया जिक्सुआन को मुश्किल सवाल दिखाया, साथ में एक स्क्रैच पेपर भी। जिया जिक्सुआन ने हंसना बंद कर दिया, सवाल पर नजर डाली, फिर एक कलम उठाया और उसे हल करने के चरण लिखे। गुसी उसकी गति से चौंक गई और पूछा, क्या तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है? देखो और समझो। उसने अपनी कलम नीचे रख दी, समस्या हल हो गई। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह उस तरह की समस्या थी जिसका जिक्र शिक्षक ने कक्षा में नहीं किया था, इसलिए वह इतनी मूर्ख नहीं थी, है न? लेकिन अब उस समस्या को देखते हुए जिसके लिए उसने बहुत दिमाग लगाया था, लेकिन फिर भी उसे हल करने का कोई तरीका नहीं मिल पाया था, और जिया जिक्सुआन ने इसे सिर्फ 10 सेकंड में हल कर दिया। उसका दिल सचमुच टूटना चाहता था। क्या तुम्हें समझ में आए? हाँ, ची तुएन ने पूछा। कोतुउक ने चुपचाप फिर से इसे देखा। स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट था। वह इसे एक नज़र में समझ गई। तो वह इसे पहले क्यों नहीं समझ पाई? हाँ, ची तुएन ने अपनी घड़ी देखी और कहा, मैं आपके साथ अभी आधे घंटे तक रुकूंगा। अगर कोई और बात है जो आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताएं। ओह हाँ, कोतुउक ने सिर हिलाया, धन्यवाद। जिया जिक्सुआन अपने फोन पर गेम खेल रही थी। गुसी एक तरफ बैठकर अभ्यास कर रहा था। वह भी बहुत चौकन्ना था और उसने अपने हेडफोन लगा रखे थे ताकि गेम की आवाज से उसका ध्यान भंग न हो। जब गुसी को एक और मुश्किल समस्या का सामना करना पड़ा तो वह बेहद उलझन में थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या जिया जिक्सुआन इसे अभी की तरह कुछ ही मिनटों में हल कर पाएगी। उससे यह प्रश्न पूछते हुए मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं बहुत मूर्ख हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उससे पूछना चाहिए या खुद प्रयास करना चाहिए। आखिर क्या यह कोई कठिन काम है? अंत में उसने फैसला किया कि अस्थायी रूप से दूसरे गाने पर स्विच करूंगी। कुछ देर बाद, लगातार कई गाने खत्म करने के बाद, उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और देखा कि जिया जिक्सुआन टेबल पर सो गया था। उसकी मुद्रा बहुत ही सहज थी। एक ईयरबड गिर गया था, दूसरा अभी भी उसके कान से जुड़ा हुआ था। गुसी ने अपना कोट उतार दिया, उसके पास चली गई और धीरे से उसे उसके कंधे पर डाल दिया। उसने गिरे हुए ईयरफोन में से एक उठाया और सावधानी से उसे लगाया, यह जानने के लिए उत्सुक थी कि जिया जिक्सुआन कौन सा संगीत सुन रहा था।
डिवाइस पर संगीत मेरे समूह का था। हवा में चलते हुए आज अचानक सूरज की रोशनी इतनी कोमल लग रही है। आकाश की कोमलता, पृथ्वी की कोमलता, ठीक वैसे ही जैसे जब तुम मुझे गले लगाती हो। यह गीत बहुत पहले था, अब इसे फिर से सुनकर यह अचानक बहुत बेहतर लगा। उसे फिर अभ्यास करने के लिए एक तरफ बैठना जारी रहा। इत्र सहित अजीब गंध, लेकिन इस खुशबू ने एक बहुत ही परिचित और प्राकृतिक भावना दी, जिससे वह बहुत अधिक हो गया, यहाँ तक कि इसमें डूब गया, और जब वह जाग गया तो वह और अधिक अच्छी तरह से सो गया। दोबारा उसने अभी पता लगाया कि यह गंध कहाँ से आ रही थी। यह वह कोट था जो उसे ढक रहा था। तो यूसी ने किताब बंद कर दी, कहा, तुम जाग रहे हो, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, चलो कक्षा में चलें। हाची तुयेन अभी भी शांत बैठा था, ऐसा लग रहा था कि वह अभी पूरी तरह से जागा नहीं है, अभी भी उसके हाथ में उसकी कमीज थी। चलो चलें। गुसी ने शर्ट वापस ले ली, लेकिन जिया जिक्सुआन ने अचानक बहुत जोर लगाया। उसका चेहरा गंभीर था जब उसने उसे देखा, उसकी आंखें उदास और तीखी दोनों थीं। गुसी डर गई और उसे उसका हाथ छोड़ना पड़ा। वह आश्चर्य से उसे देख रही थी। जिया जिक्सुआन ने अपने हाथ में शर्ट को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर गुसी के हैरान भाव को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे कोमल हो गईं, उसका भाव शांत हो गया। उसने अपनी नाक के पुल को चुटकी लेने के लिए अपना हाथ उठाया, शर्ट को वापस उसके पास फेंक दिया और कहा, मैं अभी जागा नहीं था। ओह! गुसीयू ने राहत की सांस ली। तो ऐसा लगता है कि आपको सुबह उठते ही चिड़चिड़ा होने की आदत है। हाँ, जिया जिक्सुआन ने आलस से जम्हाई ली और खड़ी हो गई। वे दोनों स्कूल के प्रांगण में साथ साथ चले, घंटी बजने से ठीक पहले कक्षा में प्रवेश किया। जिया जिक्सुआन ने झपकी ली थी, इसलिए उसका मूड बहुत अच्छा था, जबकि गुसी बिल्कुल इसके विपरीत थी। अभी वह उत्साह से भरी हुई थी, लेकिन अब उसे बहुत नींद आ रही थी। उसने खुद को जागते रहने के लिए मजबूर किया और आखिरकार कक्षा समाप्त होने तक टिकने में कामयाब रही। जैसे ही वह मेज पर सोने वाली थी, झेंग पेपेई ने उसके कान में झुककर कहा, मैंने सुना है कि जिया जिक्सुआन दोपहर को छात्रावास में तुम्हारा इंतजार कर रही थी और फिर तुम्हें सामान्य भवन में ले गई, है न? मुंह से मुंह बात बहुत तेजी से फैल रही है। अरे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हाची तुयेन द्वारा उठाए जाने पर कैसा महसूस होता है? मैंने उसे कभी किसी लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाते नहीं देखा। आप लोग लंच ब्रेक के दौरान कहाँ जा रहे हैं? तुम पढ़ते पढ़ते थके हुए लग रहे हो। गुसी ने अत्यधिक थकान के साथ कहा, स्कूल जाओ। मुझे थोड़ा सोने दो। स्कूल जाते समय उसे तुम्हें गोद में क्यों लेना पड़ता है? टस्क। मुझे पहले यह एहसास नहीं था कि वह इतना चिपका रहने वाला व्यक्ति है। क्या तुम दोनों प्यार में हो? गुसी इस सवाल से इतनी डर गई कि वह सीधी होकर बैठ गई। उसे अब नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने हाव भाव ठीक किए और गंभीरता से कहा, बकवास मत करो। ओह! त्रिनबोई बोई ने ऐसे दिखाया जैसे वह कुछ समझ गई हो, लेकिन इसके बजाय वह चालाकी से मुस्कुराई और बोली, तो तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम्हें वह पसंद है? मुझे वह पसंद नहीं है। अब ऐसा मत कहो। गुसी ने धीमी आवाज में डांटा। उसे बहुत डर था कि अगली पंक्ति में बैठा व्यक्ति उसकी बात सुन लेगा, लेकिन वास्तव में उसे जो भी डर था वह सच हो गया। गुसी की बात सुनकर झेंग पेपेई को लगा कि उसकी योजना सही दिशा में है। उसने अपना सिर घुमाया और जिया जिक्सुआन से कहा, आहक सुआन, क्या तुमने कुछ सुना? डिम्पल वाली छोटी बहन ने कहा कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती है। हाची तुयेन एक किताब पढ़ रहा था। उसने बस यूं ही नजर घुमाई,
उसके चेहरे पर कोई खुशी या उदासी नहीं दिख रही थी। ल्यूक जियादीप ने सुना और जोर से हंसते हुए कहा, छोटी बहन वाकई साधारण नहीं है, खूबसूरती से अंधी नहीं है। गुसीयू उन दोनों पर इतनी गुस्सा हुई कि वह खड़ी हो गई और बोली, मैं बाथरूम जा रही हूँ। त्रिना बोई बोई तब को तू उक्की सीट पर बैठ गया, हाची तुयेन की ओर मुंह बनाया और खुशी से हंसा। क्या तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, फिर भी दुखी? यह कष्टप्रद है ना? जिया जिक्सुआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने लू जियाए की मेज पर रखी एक नोटबुक उठाई, उसका एक पन्ना फाड़ा, उसे एक गेंद की तरह मोड़ा और सीधे झेंग पेपेई के चेहरे पर फेंक दिया। चेहरे के ठीक बीच में तेज और सटीक। झेंग पेपेई ने अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाया, जब तुम किसी को मारते हो तो उसके चेहरे को मत छुओ। तुम इतने क्रूर क्यों हो? हालांकि यह इतना दर्दनाक नहीं था कि मरने की इच्छा हो, फिर भी यह नरक जैसा दर्दनाक था। ट्रेना बोई बोई गुस्से में उनके पास गया, नोटबुक छीन ली और एक पन्ना फाड़ते हुए अपनी सीट पर वापस आ गया। ल्यूक जियादीप चिल्लाया, हे भगवान, तुम दोनों ने मेरी नोटबुक क्यों फाड़ दी? त्रिना बोई बोई ने कागज को मोड़कर हाची तुयेन पर फेंक दिया। हाची तुयेन थोड़ा पीछे झुक गया, जिससे कागज का टुकड़ा ल्यूक जियादीप के चेहरे पर जा लगा। ल्यूक जियादीप को गुस्सा आया, तुम दोनों ने मेरी नोटबुक फाड़ दी और अब तुम मुझे निशाना बना रहे हो। त्रिना बोई बोई ने उससे बहस की, मेरे चेहरे पर चोट लगी है और तुम्हें केवल अपनी नोटबुक की चिंता है। दोनों लोगों के बीच हो हल्ला मचाने पर ध्यान न देते हुए हाची तुयेन उठ खड़ा हुआ और कक्षा से बाहर चला गया। तो हान ने एक दर्शक की तरह काम किया और बीच बचाव करने के लिए आगे आया, अगर आपने इसे फाड़ दिया है तो आप दूसरा खरीद सकते हैं। कागज को कुचलकर फेंक दे, इससे दर्द होता है। त्रिना बोई बोई ने कहा, हाँ, यह सही है, मुझे सीधे चेहरे पर भी मारा गया। वह हाची तुयेन बहुत हिंसक है, ल्यूक जियादीप ने कहा, वह अभी भी वैसा ही है, आपको अभी पता चला? अध्याय 17। संपादन। नगन्नी को तो अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में गई, बहुत हल्का और अधिक तरोताजा महसूस कर रही थी। जब वह कक्षा में वापस जा रही थी तो उसने देखा कि हाची तुयेन दालान में खड़ा था। संयोग से उनकी आंखें मिल गईं। अरे नहीं! उसकी आंखें बहुत ठंडी लग रही थी। गुसीयी ने दूसरे व्यक्ति की आंखों में भावनाओं को समझा और खुद से सोचने लगी, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने कहा था कि वह उसे पसंद नहीं करती? उस वाक्य का वास्तव में एक अलग अर्थ था। वह केवल यह व्यक्त कर रही थी कि झेंग पेपेई ने जो कहा वह गलत था। यह नहीं कि उसे यह पसंद नहीं आया, इसका मतलब यह है कि वह उससे नफरत करती है। गुसी को लगा कि उसे समझाना चाहिए। आखिरकार वह स्तंभ था जिस पर वह निर्भर थी। इसके अलावा वह पहले ही उसका दोपहर का भोजन खा चुकी थी और उसका व्याख्यान सुन चुकी थी, और आखिरकार उसने ऐसे शब्द कहे थे, चाहे वह इसके बारे में कैसे भी सोचे, यह हृदयहीन लगता था। गुसी जिया जिक्सुआन के पास चली गई। वह रेलिंग के सहारे झुका हुआ था और वह उस पर झुकी हुई थी, बाहर के दृश्य को देख रही थी। पहले उसे यह सोचना था कि कैसे समझा जाए। दालान में काफी छात्र इधर उधर खेल रहे थे। गुसी धीरे धीरे जिया जिक्सुआन के करीब गई, धीरे से उसकी शर्ट का हेम ऊपर खींचा, सभी को यह छोटा सा रहस्य पता न चलने दिया। फिर उसने ईमानदारी से फुसफुसाया, मेरा यह मतलब नहीं था। जिया जिक्सुआन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गुसी अभी भी बोलना जारी रखने वाली थी जब घंटी बजी। फिर छात्र कक्षा में दाखिल हुए। गुसी पिछले दरवाजे से प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन अचानक जिया जिजुआन ने उसे रोक दिया। उसने उसका हाथ खींचा और उसे दीवार से सटा दिया।
गुसीई ने आश्चर्य में अपनी आंखें खोलीं और उसे देखते हुए कहा, कक्षा शुरू हो रही है। जियाजी जुआन ने अपना हाथ उठाकर उसके कान को हल्के से दबाया। उसका हाव भाव आधा मुस्कुरा रहा था और आधा नहीं। दालान के बाहर गुसीई का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसे डर था कि शिक्षक इस समय प्रवेश करेगा। जियाजी जुआन ने धीरे से कहा, यदि आपका कोई इरादा है तो आज रात मुझे ढूंढ कर बताइए। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने उसे छोड़ दिया और पिछले दरवाजे से कक्षा में चला गया। गुसीई ने अपना सिर नीचे किया और उसके पीछे चली गई। उसका चेहरा उबले हुए झींगे की तरह लाल हो गया था। अब इतिहास की कक्षा थी। चश्मा पहने मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक उत्साहपूर्वक व्याख्यान दे रहे थे, लेकिन नीचे के छात्र बहुत व्यावहारिक थे। जब तक कि उन्हें वास्तव में इस विषय में रुचि न हो, वे अध्ययन करेंगे, अन्यथा लगभग सभी काम करेंगे। गुसी अभी भी जिया जिक्सुआन के शब्दों के बारे में सोच रही थी। उसे इसे कैसे समझाना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से स्थिति से आहत थी। अपनी ईमानदारी दिखाने के कई तरीके उसके दिमाग में आ रहे थे। उदाहरण के लिए, उसकी जांघ को गले लगाना और उसे डैडी कहना और फिर 800 शब्दों की रिपोर्ट लिखना, या उसे सुपरमार्केट में ले जाना और कचरे की तरह पैसे खर्च करना, उदारता से उसे ढेर सारी कैंडी खरीदना, और फिर गुसी कक्षा में बैठी हुई तरह तरह की बकवास कल्पना करती रही, फिर सो गई। गुसी गुसी झेंग पेपेई ने गुसी को जगाने से पहले 2 बार थपथपाया। वह सीधी होकर बैठ गई। उसने देखा कि शिक्षक एक किताब पकड़े हुए इस ओर चलते हुए व्याख्यान दे रहे हैं। अमिताभ। गुसी उन सभी बातों को भूल गई और गंभीरता से किताब पढ़ने बैठ गई। गुसी। जब शिक्षक ने उसका नाम पुकारा तो गुसी खड़ी हो गई, चारों ओर हतप्रभ होकर देखने लगी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिक्षक को घूरने लगी। झेंग पेइपे ने हल्के से उसके पैर पर लात मारी और फुसफुसाया, यह भाग पढ़ो। गुसी ने उस जगह की ओर देखा जहां उसकी दोस्त ने कलम से इशारा किया था और तुरंत पढ़ने के लिए अपना गला साफ किया। पढ़ने के बाद शिक्षक ने उसे बैठने के लिए कहा, फिर व्याख्यान जारी रखा। गुसी ने चुपके से राहत की सांस ली। सौभाग्य से वह ठीक थी। जब कक्षा समाप्त हो गई, गुसी ने झेंग पेइपे को धक्का दिया और कहा, धन्यवाद। कक्षा के बाद मैं तुम्हें दूध वाली चाय पीने के लिए आमंत्रित करूंगी। झेंग पेइपे ने अपने हाथों से ताली बजाई और मुस्कुराते हुए कहा, अब से आप कक्षा में सो सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी रक्षा करने का अच्छा काम करूंगा। गुसियाई ने हल्के से खांसते हुए समझाया, आज एक दुर्घटना थी। मैं आमतौर पर कक्षा में नहीं सोता। वह एक लड़की थी जो शीर्ष पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहती थी। वह कक्षा में कैसे सो सकती थी? अगली कक्षा अंग्रेजी की थी। गुसियाई ने फिर से खुश होने की कोशिश की। अंग्रेजी शिक्षक काफी युवा थे। वे बहुत विद्वान दिख रहे थे। वे ब्लैकबोर्ड के सामने खड़े होकर अपना नाम लिख रहे थे, गुई म्यू। नीचे की लड़कियां एक दूसरे से फुसफुसाती रहीं। झेंग पेइपेई ने गुसियाई से कहा, शिक्षक अंग्रेजी सुंदर है। गुसियाई ने उत्तर दिया, यह ठीक है। यह सुंदर दिखने वाला जिया जिक्सुआन से कैसे तुलना कर सकता है? अपना परिचय देने के बाद शिक्षक गुई म्यू ने एक छात्र को खड़े होकर पढ़ने के लिए बेतरतीब ढंग से बुलाना शुरू किया और गुसी को बुलाया गया। जिया जिक्सुआन के मार्गदर्शन में गुसी ने पहले से ही पाठ का बहुत ध्यान से अध्ययन किया था और एक अंश को याद भी कर लिया था। इसलिए जब उसका नाम पुकारा गया तो वह काफी सहज महसूस कर रही थी। उसकी आवाज स्पष्ट थी। उसकी पढ़ने की गति न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी, और लय भी बहुत सही थी। उसे पढ़ते हुए सुनने के बाद शिक्षक गुई म्यू ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गुसी ने उत्तर दिया, गुसी। शिक्षक गुई म्यू ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा। अब से
गुसी हमारी कक्षा की अंग्रेजी अधिकारी होगी। गुसी। झेंग पेपेई ने गुसी को अंगूठा दिखाया। बहुत अच्छा। गुसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे कक्षा का अंग्रेजी अधिकारी चुना जाएगा। उसने उसके साथ खुद को जलाने की भी योजना बनाई। मेरी अंग्रेजी कौशल। कक्षा समाप्त हो गई। शिक्षक ने होमवर्क दिया और कक्षा को समाप्त कर दिया। छात्र अपनी सीटों से भागने लगे। जियांग ले और झांग शिनयी खेलने के लिए पीछे की पंक्ति में भाग गए। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अंग्रेजी में अच्छे होंगे। आपका उच्चारण बहुत मानक है, इसे सुनना आसान है। अंग्रेजी अधिकारी, आप हमें भविष्य में सिखा सकते हैं। गुसी यी को थोड़ा अप्राकृतिक लगा। मैं बस सामान्य हूँ। मुझे पता चला कि गुसी यी बहुत विनम्र है। हमेशा कहती है कि वह पढ़ाई में खराब है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में वह अपनी प्रतिभा दिखाती है। झेंग पेपेई ने बीच में कहा, केवल वे लोग जो पढ़ाई में अच्छे हैं, विनम्र होते हैं। अगर वे वास्तव में पढ़ाई में खराब होते, तो वे शुरू से ही हार मान लेते। गुसी यी। उसने स्पष्ट रूप से बगल से एक चिढ़ाने वाली हंसी सुनी, अपना सिर घुमाया और देखा कि जिया ज़ीज़ुआन अभी भी वहां सामान्य रूप से एक किताब पढ़ रहा था। यह वही था, यह वही होना चाहिए, केवल वह उसकी स्थिति को स्पष्ट रूप से जानता था। अंत से पहले दोपहर की आखिरी क्लास के बाद झेंग पेपेई ने गुसी से कहा, चलो साथ में खाना खाते हैं। गुसी ने फिर पूछा, क्या तुम आमतौर पर उन 4 लोगों के साथ नहीं जाती हो? जिया जिक्सुआन को भड़काना आसान नहीं है। लू जियाए देखने में अच्छी नहीं है। सुहान ठीक है। झो जियाओ ज्यादा बात नहीं करता। उनके साथ खाना बोरिंग है। हम लड़कियों के लिए साथ में जाना सबसे अच्छा है। बोलने के बाद झेंग पेइपे ने फिर से गुई सियाई के कंधे के चारों ओर अपना हाथ रखा। बेबी, मैं केवल एक डेस्कमेट को जानता हूँ। आपको मेरे साथ आना होगा। इपी को जियांग ले और झांग जिन्नी के बारे में भी पता चला। स्कूल का गर्म लड़का। झांग जिन्नी ने सिर हिलाया। वह वास्तव में सुंदर है। जियांग ले ने गुसियाई से पूछा, सिया, जब आप जिया से बात कर रहे थे, चीजुआन, क्या तुम शर्मा रही हो और तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है? गुसियी दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। झेंग पेपेई ने उसके कंधे को गले लगाया, गंभीरता से सलाह देते हुए, सीई, तुम्हें उसे बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, उसका स्वभाव बहुत ही खराब है। जब हम एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते थे, तब वह उस इलाके का बॉस था। कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे घृणित बात यह है कि इतना घमंडी लड़का इतनी सारी लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लड़कियों की तरह साधारण मत बनो जो लड़कों के पीछे पागल हैं। गुसीई ने अपनी सहेली को दूर धकेलते हुए गंभीरता से कहा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त होमवर्क नहीं है या तुम पहले से ही किंगबेई में जाने के लिए आश्वस्त हो? पूरे दिन मैं सिर्फ पसंद और नापसंद के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा लक्ष्य किंगबेई है, न कि लोंगक्सिंग यूनिवर्सिटी। किंगबेई, चीन के 2 शीर्ष विश्वविद्यालयों, सिंघुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय का संक्षिप्त रूप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। झेंग पिपेई ने खुशी से अपने हाथों को ताली बजाई। किंगबेई परीक्षा को समाप्त करने के बाद गुइंग ने एक साथ मिलकर दूध पीने के लिए कुछ दोस्तों को उकसाया। स्कूल के बाद खुला अग्रिम और नियुक्ति के समय से पहले बास्केटबॉल कोर्ट में गया। जिया जिक्सुआन अकेले बास्केटबॉल खेल रहा था। सियाई चापलूसी से संपर्क किया और उसके सामने पूरी तरह से खड़े होकर कहा, आज मैंने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन यह बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको गलत समझता हूँ। ईमानदारी से, मैं अपने स्वयं के कान चुटकी लेने के लिए कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चेहरा हैरान था। वह लगभग उस पर हंस पड़ा।
वास्तव में अच्छा, वह पहले से ही जानती थी कि उसके साथ दिमागी खेल खेलने के लिए चालें कैसे इस्तेमाल करनी है। अध्याय 17। संपादन। नगन्नी को तो अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में गई, बहुत हल्का और अधिक तरोताजा महसूस कर रही थी। जब वह कक्षा में वापस जा रही थी तो उसने देखा कि हाची तुयेन दालान में खड़ा था। संयोग से उनकी आंखें मिल गईं। अरे नहीं! उसकी आंखें बहुत ठंडी लग रही थी। गुसीयी ने दूसरे व्यक्ति की आंखों में भावनाओं को समझा और खुद से सोचने लगी। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने कहा था कि वह उसे पसंद नहीं करती? उस वाक्य का वास्तव में एक अलग अर्थ था। वह केवल यह व्यक्त कर रही थी कि झेंग पेपेई ने जो कहा वह गलत था। यह नहीं कि उसे यह पसंद नहीं आया, इसका मतलब यह है कि वह उससे नफरत करती है। गुसी को लगा कि उसे समझाना चाहिए। आखिरकार वह स्तंभ था जिस पर वह निर्भर थी। इसके अलावा वह पहले ही उसका दोपहर का भोजन खा चुकी थी और उसका व्याख्यान सुन चुकी थी, और आखिरकार उसने ऐसे शब्द कहे थे, चाहे वह इसके बारे में कैसे भी सोचे, यह हृदयहीन लगता था। गुसी जिया जिक्सुआन के पास चली गई। वह रेलिंग के सहारे झुका हुआ था और वह उस पर झुकी हुई थी, बाहर के दृश्य को देख रही थी। पहले उसे यह सोचना था कि कैसे समझा जाए। दालान में काफी छात्र इधर उधर खेल रहे थे। गुसी धीरे धीरे जिया जिक्सुआन के करीब गई, धीरे से उसकी शर्ट का हेम ऊपर खींचा। सभी को यह छोटा सा रहस्य पता न चलने दिया। फिर उसने ईमानदारी से फुसफुसाया, मेरा यह मतलब नहीं था। जिया जिक्सुआन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गुसी अभी भी बोलना जारी रखने वाली थी जब घंटी बजी। फिर छात्र कक्षा में दाखिल हुए। गुसी पिछले दरवाजे से प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन अचानक जिया जिजुआन ने उसे रोक दिया। उसने उसका हाथ खींचा और उसे दीवार से सटा दिया। गुसी ने आश्चर्य में अपनी आंखें खोलीं और उसे देखते हुए कहा, कक्षा शुरू हो रही है। जिया जिजुआन ने अपना हाथ उठाकर उसके कान को हल्के से दबाया। उसका हाव भाव आधा मुस्कुरा रहा था और आधा नहीं। दालान के बाहर गुसी का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसे डर था कि शिक्षक इस समय प्रवेश करेगा। जिया जिजुआन ने धीरे से कहा, यदि आपका कोई इरादा है तो आज रात मुझे ढूंढ कर बताइए। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने उसे छोड़ दिया और पिछले दरवाजे से कक्षा में चला गया। गुसी ने अपना सिर नीचे किया और उसके पीछे चली गई। उसका चेहरा उबले हुए झींगे की तरह लाल हो गया था। अब इतिहास की कक्षा थी। चश्मा पहने मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक उत्साहपूर्वक व्याख्यान दे रहे थे, लेकिन नीचे के छात्र बहुत व्यावहारिक थे। जब तक कि उन्हें वास्तव में इस विषय में रुचि न हो, वे अध्ययन करेंगे, अन्यथा लगभग सभी काम करेंगे। गुसी अभी भी जिया जिक्सुआन के शब्दों के बारे में सोच रही थी। उसे इसे कैसे समझाना चाहिए? वह स्पष्ट रूप से स्थिति से आहत थी। अपनी ईमानदारी दिखाने के कई तरीके उसके दिमाग में आ रहे थे। उदाहरण के लिए, उसकी जांघ को गले लगाना और उसे डैडी कहना और फिर 800 शब्दों की रिपोर्ट लिखना, या उसे सुपरमार्केट में ले जाना और कचरे की तरह पैसे खर्च करना, उदारता से उसे ढेर सारी कैंडी खरीदना, और फिर गुसी कक्षा में बैठी हुई तरह तरह की बकवास कल्पना करती रही, फिर सो गई। गुसी गुसी झेंग पेपेई ने गुसी को जगाने से पहले 2 बार थपथपाया। वह सीधी होकर बैठ गई। उसने देखा कि शिक्षक एक किताब पकड़े हुए इस ओर चलते हुए व्याख्यान दे रहे हैं। अमिताभ। गुसी उन सभी बातों को भूल गई और गंभीरता से किताब पढ़ने बैठ गई। गुसी। जब शिक्षक ने उसका नाम पुकारा तो गुसी खड़ी हो गई, चारों ओर हतप्रभ होकर देखने लगी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिक्षक को घूरने लगी। झेंग पेइपे ने हल्के से उसके पैर पर लात मारी और फुसफुसाया, यह भाग पढ़ो।
गुसी ने उस जगह की ओर देखा जहां उसकी दोस्त ने कलम से इशारा किया था और तुरंत पढ़ने के लिए अपना गला साफ किया। पढ़ने के बाद शिक्षक ने उसे बैठने के लिए कहा, फिर व्याख्यान जारी रखा। गुसी ने चुपके से राहत की सांस ली। सौभाग्य से वह ठीक थी। जब कक्षा समाप्त हो गई, गुसी ने झेंग पेइपेई को धक्का दिया और कहा, धन्यवाद। कक्षा के बाद मैं तुम्हें दूध वाली चाय पीने के लिए आमंत्रित करूंगी। झेंग पेइपेई ने अपने हाथों से ताली बजाई और मुस्कुराते हुए कहा, अब से आप कक्षा में सो सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी रक्षा करने का अच्छा काम करूंगा। गुसियाई ने हल्के से खांसते हुए समझाया, आज एक दुर्घटना थी। मैं आमतौर पर कक्षा में नहीं सोता। वह एक लड़की थी जो शीर्ष पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहती थी। वह कक्षा में कैसे सो सकती थी? अगली कक्षा अंग्रेजी की थी। गुसियाई ने फिर से खुश होने की कोशिश की। अंग्रेजी शिक्षक काफी युवा थे। वे बहुत विद्वान दिख रहे थे। वे ब्लैकबोर्ड के सामने खड़े होकर अपना नाम लिख रहे थे, गुई म्यू। नीचे की लड़कियां एक दूसरे से फुसफुसाती रहीं। झेंग पेइपेई ने गुसियाई से कहा, शिक्षक अंग्रेजी सुंदर है। गुसियाई ने उत्तर दिया, यह ठीक है। यह सुंदर दिखने वाला जिया जिक्सुआन से कैसे तुलना कर सकता है? अपना परिचय देने के बाद शिक्षक गुई म्यू ने एक छात्र को खड़े होकर पढ़ने के लिए बेतरतीब ढंग से बुलाना शुरू किया और गुसी को बुलाया गया। जिया जिक्सुआन के मार्गदर्शन में गुसी ने पहले से ही पाठ का बहुत ध्यान से अध्ययन किया था और एक अंश को याद भी कर लिया था। इसलिए जब उसका नाम पुकारा गया तो वह काफी सहज महसूस कर रही थी। उसकी आवाज स्पष्ट थी। उसकी पढ़ने की गति न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी, और लय भी बहुत सही थी। उसे पढ़ते हुए सुनने के बाद शिक्षक गुई म्यू ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गुसी ने उत्तर दिया, गुसी। शिक्षक गुई म्यू ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा। अब से गुसी हमारी कक्षा की अंग्रेजी अधिकारी होगी। गुसी। झेंग पेइपेई ने गुसी को अंगूठा दिखाया, बहुत अच्छा। गुसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे कक्षा का अंग्रेजी अधिकारी चुना जाएगा। उसने उसके साथ खुद को जलाने की भी योजना बनाई। मेरी अंग्रेजी कौशल। कक्षा समाप्त हो गई। शिक्षक ने होमवर्क दिया और कक्षा को समाप्त कर दिया। छात्र अपनी सीटों से भागने लगे। जियांग ले और झांग शिनयी खेलने के लिए पीछे की पंक्ति में भाग गए। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अंग्रेजी में अच्छे होंगे। आपका उच्चारण बहुत मानक है। इसे सुनना आसान है। अंग्रेजी अधिकारी, आप हमें भविष्य में सिखा सकते हैं? गुसी ही को थोड़ा अप्राकृतिक लगा। मैं बस सामान्य हूँ। मुझे पता चला कि गुसी ही बहुत विनम्र है। हमेशा कहती है कि वह पढ़ाई में खराब है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में वह अपनी प्रतिभा दिखाती है। झेंग पेइपेई ने बीच में कहा, केवल वे लोग जो पढ़ाई में अच्छे हैं, विनम्र होते हैं। अगर वे वास्तव में पढ़ाई में खराब होते, तो वे शुरू से ही हार मान लेते। गुसी ही। उसने स्पष्ट रूप से बगल से एक चिढ़ाने वाली हंसी सुनी, अपना सिर घुमाया और देखा कि जिया जिक्सुआन अभी भी वहां सामान्य रूप से एक किताब पढ़ रहा था। यह वही था। यह वही होना चाहिए। केवल वह उसकी स्थिति को स्पष्ट रूप से जानता था। अंत से पहले दोपहर की आखिरी क्लास के बाद झेंग पेइपेई ने गुसी से कहा, चलो साथ में खाना खाते हैं। गुसी ने फिर पूछा, क्या तुम आमतौर पर उन 4 लोगों के साथ नहीं जाती हो? जिया जिक्सुआन को भड़काना आसान नहीं है। लू जियाए देखने में अच्छी नहीं है। सुहान ठीक है। झो जियाओ ज्यादा बात नहीं करता। उनके साथ खाना बोरिंग है। हम लड़कियों के लिए साथ में जाना सबसे अच्छा है। बोलने के बाद झेंग पेइपेई ने फिर से गुई सियाई के कंधे के चारों ओर अपना हाथ रखा। बेबी, मैं केवल एक डेस्कमेट को जानता हूँ। आपको मेरे साथ आना होगा। इपी को जियांग ले और झांग जिन्नी के बारे में भी पता चला। स्कूल का गर्म लड़का।
झांग जिनी ने सिर हिलाया। वह वास्तव में सुंदर है। जियांगले ने गुस्सियाई से पूछा, सिया, जब आप जिया से बात कर रहे थे, ची जुआन, क्या तुम शर्मा रही हो और तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है? गुस्सी दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। झेंग पेपेई ने उसके कंधे को गले लगाया, गंभीरता से सलाह देते हुए, सी, तुम्हें उसे बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, उसका स्वभाव बहुत ही खराब है। जब हम एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते थे, तब वह उस इलाके का बॉस था। कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे घृणित बात यह है कि इतना घमंडी लड़का इतनी सारी लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लड़कियों की तरह साधारण मत बनो जो लड़कों के पीछे पागल हैं। गुस्सी ने अपनी सहेली को दूर धकेलते हुए गंभीरता से कहा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त होमवर्क नहीं है या तुम पहले से ही किंगबेई में जाने के लिए आश्वस्त हो? पूरे दिन मैं सिर्फ पसंद और नापसंद के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा लक्ष्य किंगबेई है, न कि लोंगक्सिंग यूनिवर्सिटी। किंगबेई, चीन के 2 शीर्ष विश्वविद्यालयों, सिंघुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय का संक्षिप्त रूप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। झेंग पिपेई ने खुशी से अपने हाथों को ताली बजाई। किंगबेई परीक्षा को समाप्त करने के बाद गुइंग ने एक साथ मिलकर दूध पीने के लिए कुछ दोस्तों को उकसाया। स्कूल के बाद खुला, अग्रिम और नियुक्ति के समय से पहले बास्केटबॉल कोर्ट में गया। जिया जिक्सुआन अकेले बास्केटबॉल खेल रहा था। सियाई चापलूसी से संपर्क किया और उसके सामने पूरी तरह से खड़े होकर कहा, आज मैंने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन यह बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको गलत समझता हूँ। ईमानदारी से, मैं अपने स्वयं के कान चुटकी लेने के लिए कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चेहरा हैरान था। वह लगभग उस पर हंस पड़ा। वास्तव में अच्छा, वह पहले से ही जानती थी कि उसके साथ दिमागी खेल खेलने के लिए चालें कैसे इस्तेमाल करनी है। अध्याय 18। संपादन। नगन नी गुसी ने चुपचाप ऊपर देखा और जिया जीजुआन के भ्रमित रवैये को देखा, जो क्रोधित और मनोरंजक दोनों था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। संक्षेप में, उसने उस भाव से निष्कर्ष निकाला कि वह अस्थायी रूप से सुरक्षित थी। गुसी ने जल्दी से कहा, मैंने अभी भी तुम्हारे लिए कुछ चीजें खरीदी हैं, मुझे उन्हें लेने दो। ऐसा कहने के बाद वह वापस फुटबॉल मैदान में भाग गई, और जब वह मुड़ी तो वह चुपके से हंसी। क्योंकि उसे कई बार अपने कान चुटकी लेने का अनुभव था, उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और दूसरे व्यक्ति की तुलना में एक कदम तेज थी। एक बार सफलतापूर्वक इससे बच गई। यह सराहनीय था। अपनी चीजें लेने के बाद गुसी वापस भागी और आइसक्रीम का डिब्बा लिया और उसे जिया जीजुआन को दे दिया। मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खरीदा है। जिया जिक्सुआन की अभिव्यक्ति ठंडी रही, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब वह मुस्कुराती नहीं थी, तो उसकी नज़र लोगों को बहुत डराती थी। वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन गुसी को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह मुस्कुराई, पहले मुझे आइसक्रीम बहुत मीठी लगती थी और मैं इसे खाने से ऊब जाती थी, लेकिन जब से तुमने पिछली बार मेरे लिए इसे खरीदा था, तब से मुझे यह बहुत स्वादिष्ट लगी। यह कहने के बाद उसने डिब्बा खोला, एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह के पास लाते हुए कहा, इसे आजमाओ। चांदनी रात में, गालों पर गड्ढे, जीवंत भाव, चमकीली आंखें वाली वह लड़की खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। उसकी लंबी पलकें हल्के से फड़क रही थी। बिना किसी रोक टोक के उसके दिल में शांत झील को हिला रही थी। अपना मुंह खोलो, बस थोड़ा सा चखो, बहुत स्वादिष्ट है। वह ऐसे बोल रही थी जैसे वह किसी बच्चे को बहला रही हो। जिया जिक्सुआन ने उसके खूबसूरत लाल होठों को देखा, आइसक्रीम खाने के लिए अपना मुंह खोला।
और अपने होठों को हल्के से चाटा। जब मीठा स्वाद उसके मुंह में पिघल गया तो उसके दिल में इच्छा भी थोड़ी संतुष्ट हुई। गुस्सी ने उसे एक टुकड़ा खिलाया और फिर दूसरा टुकड़ा भी खिलाया। जिया जिक्सुआन ने कुछ नहीं कहा, बहुत सहयोग से खाने के लिए अपना मुंह खोला। कैसे? अच्छी है? कोतुउक ने दूसरा टुकड़ा उठाया और उसे खिला दिया। हाची तुयेन थोड़ा आलसी था, पीछे झुक गया, अपनी बाहें मोड़ ली और कुछ नहीं खाया। गुस्सी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। भले ही उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, लेकिन उसे किसी के लिए खरीदी गई चीज को खत्म करना ही था। यह आइसक्रीम का एक छोटा सा डिब्बा था और कुछ ही निवाले में खत्म हो जाता, इसलिए गुस्सी लगातार जिया जिजुआन को इसे खिलाती रही। जिया जिजुआन ने अचानक अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वह चिल्लाया, यह कौन है? कोतुउक चौंका, क्या कोई है? दूर से बहुत हल्का शोर सुनाई दे रहा था। जब हाची तुयेन पहुंचे तो जगह फिर से शांत हो गई। हाची तुयेन ने कहा, अभी अभी किसी ने तस्वीर खींची है। कोतुक ने सिर हिलाया और कहा, आपको इसकी आदत हो गई होगी। क्या परेशानी है? जिया जिक्सुआन ने भौहें सिकोड़ी, उसकी अभिव्यक्ति अप्रिय थी। गुस्सी ने थोड़ा मुस्कुराया। जिया जिक्सुआन ने उसे असमंजस में देखा। यह देखकर वह तुरंत गंभीर हो गई, समझाते हुए, मुझे बस लगता है कि तुम इस तरह बहुत प्यारे हो। पुरुष देवता जो अलग और ठंडे होने के लिए प्रसिद्ध था, अचानक शेर की तरह भड़क गया। यह वास्तव में दिलचस्प था। आओ, अपना मुंह खोलो, बस एक ही निवाला काफी है। गुस्सी ने आइसक्रीम का चम्मच फिर से अपने मुंह के पास लाया। जिया जिक्सुआन ने खाने के लिए अपना मुंह खोला। गुस्सी ने सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया, मुस्कुराते हुए कहा, गलतफहमी स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गई है, आइसक्रीम खा ली गई है, अब चलो बैठने की जगह ढूंढो, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है। उसने अपने बैग से अंग्रेजी की किताब निकाली। देखो, मैं अपनी किताब भी ले आई हूँ। हाची तुयेन मुस्कुराया और उसकी ओर देखा, तुम अचानक इतनी विचारशील हो गई हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। गुस्सी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसे अंग्रेजी कक्षा में अपनी स्थिति याद थी। शिक्षक और उसके सहपाठी सभी उस पर बहुत भरोसा करते थे। भले ही जिया जिक्सुआन ने यहाँ कुछ बार उसका मजाक उड़ाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह पहले भी एक बार अपना मान खो चुकी थी। गुस्सी ने किताब को अपने सीने से लगा लिया। दयनीय और गंभीर दिखते हुए उसने कहा, एक विषय अधिकारी होने की जिम्मेदारी बहुत भारी है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। हमारा रिश्ता बहुत करीबी है, हम अच्छे और बुरे समय को साझा करते हैं। अगर मैं अपना मान खोती हूँ तो तुम भी अपना मान खो दोगी, है ना? जिया जिक्सुआन ने अपनी बाहें पार की, गुस्सी को देखा और कहा, क्या हम बहुत करीब हैं? यह सही है, आप इस स्कूल में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कोतुउक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। ओह! हाची तुयेन मुस्कुराया और कोतुउक को इशारा किया, इधर आओ। वे दोनों पहले 2 कदम की दूरी पर खड़े थे, इसलिए गुस्सी एक कदम और आगे बढ़ गया। जिया जिक्सुआन ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, धीरे से उसका कान पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या यह सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे कान के साथ थोड़ा खेल सकता है? अगर यह आशीर्वाद है तो यह अभिशाप नहीं है। अगर यह अभिशाप है तो इसे टाला नहीं जा सकता। गुस्सी को किसी ने चुटकी काटी, उसकी अभिव्यक्ति बेहद हताश थी। उसके कान में जलन की अनुभूति बढ़ गई। उसने शांत रहने की कोशिश की और दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने सफलतापूर्वक नरम और गर्म छोटे कान को छुआ। जिया जिक्सुआन की उंगलियों को ऐसा लगा जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। वह इतनी खुश थी कि वह जाने नहीं देना चाहती थी। वह मुस्कुराई, यह अच्छा है।
तो हम पढ़ने कहाँ जाएं? गुस्सी के कानों में गुदगुदी हो रही थी और उसका पूरा शरीर झुनझुनी कर रहा था, इसलिए जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज नरम हो जाती थी और वह अपने वाक्यों के अंत में थोड़ा काम भी जाती थी। इस शर्मनाक उपस्थिति ने लोगों को इसे सहन करने में असमर्थ बना दिया। जिया जिक्सुआन ने उसका हाथ छोड़ दिया, घूमा और कुछ कदम चला। अरे, मैं अब और नहीं सह सकता। जिया जिक्सुआन ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा, कुछ गहरी सांसें लीं, अपने दिल में उथल-पुथल को दबाने की कोशिश की और थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स में ले जाऊंगा। ठीक है, तो कोतुओ खुशी-खुशी हाँ ची तुयेन के पीछे चली गई। उसने एक चॉकलेट बार निकाली, उसका आवरण हटाया, एक टुकड़ा तोड़ा और उसे देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। हाँ ची तुयेन ने उसे लिया और खा लिया। कोतुउक ने अपना सिर झुकाकर देखा और हल्की सी मुस्कुराई। हाँ ची तुयेन ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम क्या देख रही हो? उसने अचानक कहा, अपने सुंदर चेहरे को देखो। ऐसा कहने के बाद वह शर्मिंदा महसूस करने लगी और तुरंत अपना बचाव करते हुए बोली, यह सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई सोचता है कि तुम सुंदर हो। जिया जिक्सुआन मुस्कुराया। दोनों स्कूल के मैदान में साथ साथ चले। चांद की रोशनी लड़के की लंबी छाया और उसके कोमल चेहरे पर चमक रही थी। जिया जिक्सुआन गुसी को कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की छत पर ले गया और कहा, चलो यहीं रहते हैं। स्व अध्ययन कक्ष में जाना असुविधाजनक है और इससे दूसरे लोग प्रभावित होंगे। हाँ, गुसी ने बार बार सिर हिलाया। वह भी गुरु से सीखने के लिए कम लोगों के साथ एक शांत जगह पर जाना चाहती थी। दोनों रेलिंग के पास खड़े थे। गुसी ने किताब खोली और उस पर रख दी। छत पर बहुत कम रोशनी वाला केवल एक दीपक था, साथ ही मंद चांदनी और टिमटिमाते सितारे थे। अगर वे यहाँ सिर्फ बातचीत करने आए होते तो यह बहुत उपयुक्त होता, लेकिन वे दोनों यहाँ अध्ययन करने आए थे। जिया जिक्सुआन को डर था कि उसकी दृष्टि कम हो जाएगी, इसलिए उसने अपना सेल फोन निकाला और उसकी किताब पर रोशनी डालने के लिए टॉर्च चालू कर दी। जिया जिक्सुआन ने कहा, इसे एक बार मुझे पढ़कर सुनाओ। कोतु यूसी थोड़ा उलझन में था। मैं एक बुरा छात्र हूँ। मुझ पर मत हंसो, हाँ ची तुयेन ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम अभी भी मेरे स्तर को नहीं समझते? ठीक है, वह एक ऐसी महिला थी जो एक गुरु से सीख रही थी, इसलिए उसे चिढ़ाना तो सहना ही पड़ा। यद्यपि यह शरद ऋतु थी, तिब्बत में बर्फ गिरना शुरू हो चुकी थी। हमारे पैर इतने भारी और ठंडे थे कि वे बर्फ के टुकड़ों की तरह लग रहे थे। कोतुउक ने पाठ पढ़ने के लिए सबसे मानक आवाज का उपयोग करने की कोशिश की। हाँ ची तुयेन ने सुनने के बाद सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, प्रगति हुई है। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, मैं कोशिश करता रहूंगा। गुसियू अपनी खुशी को रोक नहीं पाई। लेकिन जब जिया जिजुआन ने उसे नमूना पढ़ा तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। यही एक अच्छे छात्र और एक बुरे छात्र के बीच का अंतर है। पढ़ने के बाद हाँ ची तुयेन ने कोतुउक के चेहरे को अंतिम संस्कार की तरह देखा। उसने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर रखते हुए कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? मेरे पास आपसे ज्यादा पृष्ठभूमि है। मेरे चाचा एक राजनयिक हैं। जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर उनके साथ विदेश जाता था। गुसियू ने धीरे से सिर हिलाया और निष्कर्ष निकाला, तो आप बेसब्री से रोम भाग रहे हैं और मैं रोम में पैदा हुआ था। हाँ ची तुयेन मुस्कुराया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, तो अब से तुम्हें रोम भागने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए रोम से भाग जाऊंगा, ठीक है? गुसी को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगा, इसलिए वह स्तब्ध रह गई। लेकिन फिर वह जोर से हंसी। उसकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी। ठीक है, मेरा इंतजार करो जब मैं तुम्हें लेने आऊंगी।
फिर तुम्हें रॉकेट पर ले जाऊंगी और तुम्हें लॉन्च करूंगी। जिया जिक्सुआन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, फिर खुद भी मुस्कुराया। गुसी सिर्फ मजाक कर रहा था और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बेशक उसने दूसरे व्यक्ति की आंखों में ईमानदारी पर ध्यान नहीं दिया। जिया जिक्सुआन ने उसके हाथ से कलम ली, उसे हर वाक्य और शब्द समझाया, वाक्य का संदर्भ समझाया, महत्वपूर्ण संरचनाओं और शब्दावली का उपयोग कैसे करें, इस पर ध्यान दिया। गुसी ने उसकी बात सुनने पर ध्यान केंद्रित किया, सब कुछ आत्मसात करने की कोशिश की। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद उसके पैर सुन्न हो गए, इसलिए उसने तुरंत उन्हें 2 बार थपथपाया और उन्हें मालिश करने के लिए नीचे झुकी। जिया जिक्सुआन ने कहा, अगर तुम थक गए हो तो चलो ज़मीन पर बैठते हैं। कुतुक ने थोड़ा संकोच किया, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम गंदे हो जाओगे। हाँ ची तुयेन ने आराम से कहा, एक बात मत सोचो और दूसरी बात कहो। गुसी ने तुरंत अपनी वर्दी की जैकेट उतार दी, उसे जमीन पर फैला दिया, अपना हाथ उठाया और आमंत्रण भरा इशारा करते हुए गंभीरता से कहा, कृपया बैठ जाइए, शिक्षक। जिया जिक्सुआन हंसा, यह पहले से ही फैला हुआ था, इसलिए उसने बैठने में संकोच नहीं किया। गुसी भी उसके बगल में बैठ गई। वे दोनों दीवार के सहारे बैठ गए, अपनी किताबें घुटनों पर रखीं और पढ़ाई जारी रखी, ठीक उसी तरह जैसे पिछले दिन जब वे साथ में आईपैड देख रहे थे। रात हो चुकी थी और थोड़ी देर बैठने के बाद हवा का झोंका आया, जिससे गुसी को थोड़ी ठंड लग रही थी। चलो पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई करने से हमें अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, पढ़ाई से हमें गर्मी का एहसास होता है। गुसी ने चुपचाप खुद को सम्मोहित किया, लेकिन उसका शरीर सहज रूप से सिकुड़ गया, जिसने उसे धोखा दिया। इसे मेरे लिए पकड़ो। हाँ ची तुयेन ने उसे टॉर्च जला हुआ फोन थमा दिया। कुतुक ने उसे ले लिया। हाँ ची तुयेन ने अपनी जैकेट उतारी और उसे फेंक दिया, इसे लगाओ। ठीक है, मैं, गुसी यूं बोल रही थी जब वह रुक गई, क्योंकि उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जबकि उसका हाथ बड़ा और गर्म था। उसके हाथ को लपेटते हुए, उसे धीरे से रगड़ते हुए, उसने कहा, क्या मेरे शरीर का तापमान तुम्हारे शरीर के तापमान से ज्यादा है? ऐसा लगता है। यह सही है। गुसी शर्मा गई और हकलाने लगी। यह उसके जीवन में पहली बार था कि किसी लड़के ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे रगड़ते हुए थामे रखा था। उसका पूरा शरीर अकड़ गया, उसका चेहरा उसके कानों तक लाल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिया जिक्सुआन ने तभी छोड़ा जब उसका हाथ गर्म हो गया और उसने कहा, जल्दी करो और अपने कपड़े पहन लो। गुसी ऐसी दिख रही थी जैसे वह अभी अभी सुप्रीम एल्डर लॉर्ड की कीमिया भट्टी से बचकर आई हो। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने जल्दी से अपना कोट पहन लिया। जिया जिक्सुआन ने उसकी शर्मिंदा और घबराई हुई शक्ल को देखा और हंस पड़ा। उसके बाद उसने गुसी को कुछ और सवालों पर व्याख्यान देना जारी रखा और जल्द ही रात के 10 बज गए। वे दोनों उठ खड़े हुए। गुसी ने अपनी किताब रख दी, अपना कोट उठाया, उस पर से धूल झाड़ दी और उसे अपनी बाह पर लटका लिया। जब उसने सफाई पूरी की तो उसने पाया कि जिया जिक्सुआन रेलिंग के सहारे झुकी हुई थी, रात के आसमान को देख रही थी। गुसी ने पूछा, क्या तुम सितारों को देख रही हो? हाँ ची तुयेन ने जवाब दिया, साफ दिनों में लोग नंगी आंखों से 3000 से ज्यादा तारे देख सकते हैं। उस तारों भरे आसमान में हम ब्रह्मांड के अजूबों को भी देख सकते हैं। गुसी ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह देख रहा था और ईमानदारी से कहा, मैं इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता। मेरे लिए आज तारे बहुत खूबसूरत हैं, जो पूरे आकाश को ढक रहे हैं। हाँ ची तुयेन ने हल्का सा मुस्कुराया, अपना हाथ उठाया और उत्तर की ओर इशारा किया, देखो,
7 सबसे चमकीले तारे उत्तरी तारे का निर्माण करते हैं। वह तारा जो चम्मच जैसा दिखता है, सही? दिलचस्प। और कुछ? कौतुक ने उत्साह से पूछा। आज देर हो गई है, चलो घर चलते हैं और आराम करते हैं। मैं तुम्हें किसी और दिन वेधशाला ले चलूंगा। हाँ, हाँ ची तुयेन कोतुक को वापस छात्रावास में ले गया। नीचे खड़े होकर कोतुक ने हाथ हिलाकर कहा, बाद में मिलते हैं। हाँ ची तुयेन ने उसकी ठुड्डी को सहलाया और जाने के लिए मुड़ा। कोतुक को अपने बैग में रखी चॉकलेट याद आ गई, इसलिए वह उसके पीछे भागी। 1 मिनट रुको। उसने उसे चॉकलेट दी और कहा, मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। हाँ ची तुयेन ने देखा और कहा, तुम इसे मेरे लिए पकड़ो, जब मैं इसे खाना चाहूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। गुसियू ने जियाजी जुआन को जाते हुए खाली नजर से देखा। बड़े भाई, आप इतने आलसी क्यों हैं? गुसियू बेडरूम में वापस चला गया। झेंग पेई पेई बिस्तर पर लेटी हुई फोन पर दलिया पका रही थी। लैम हियू थू पढ़ाई कर रही थी। शायद वह बाहर का शोर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपने हेडफोन लगा लिए। तू लेम स्व अध्ययन कक्ष में थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। ट्रिनबोई बोई ने जब को तू यूसी को वापस आते देखा तो उसने तुरंत अपना फोन बंद कर दिया। उछलकर पूछा, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? रात इतनी हो चुकी है कि मैं बस घर जाना चाहता हूँ। मैं स्व अध्ययन कक्ष में जाता हूँ, कोतु यूसी ने लापरवाही से उत्तर दिया। अगली बार मुझे भी अपने साथ ले चलो। अकेले खेलना बोरिंग है। गुसियी ने सिर हिलाया। शायद थोड़ा दोषी महसूस करते हुए उसने और कुछ नहीं कहा। झेंग पेई पेई ने ऊब कर कहा, इस कमरे में मैं केवल तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। अन्य दो का व्यक्तित्व अलग है, हम साथ नहीं रह सकते। गुसियू ने लैम शियाओ क्यू की ओर देखा जो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूबी हुई थी। क्लास मॉनिटर के रूप में उसने कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसे बहुत से लोग नहीं समझ सकते थे। नहीं, यह सही नहीं है। क्या यह पुरुष छात्र की वर्दी नहीं है जो तुमने पहनी हुई है? यह इतना चौड़ा है। झेंग पेई पेई ने गुसियी की ओर देखा। गुसियी यह जानकर चौंक गई कि वह जियाजी जुआन को अपना कोट वापस करना भूल गई थी। लेकिन उसने फिर भी उदासीनता का नाटक किया और कहा, मेरा कोट गंदा था, इसलिए एक सहपाठी ने मुझे इसे उधार दिया था। मैं इसे वापस करना भूल गई, इसलिए मैं इसे कल वापस कर दूंगी। अगले दिन गुसियी बहुत जल्दी कक्षा में आ गई। उसने अपना स्कूल यूनिफॉर्म कोट पकड़ा और उसे जियाजी जुआन की डेस्क की दराज में रख दिया। क्योंकि वह जल्दी पहुंच गई थी, उसने कल जियाजी जुआन द्वारा उसे जो पढ़ाया गया था उसे दोहराने का अवसर भी लिया। ज्ञान को याद रखने के लिए इसे बार बार पढ़ा। झेंग पेई पेई इत्मीनान से देर से पहुंची और उसे पर्याप्त नींद नहीं मिली थी, इसलिए वह अपनी डेस्क पर सो गई। सुबह की समीक्षा सत्र समाप्त होने के बाद झेंग पेई पेई ने हाथ बढ़ाया और गुसियी से कहा, आपकी पढ़ने की आवाज सुनने में बहुत आसान है। इसने मुझे मरे हुए की तरह सोने पर मजबूर कर दिया। कोतुक, धन्यवाद। तुम एक अच्छे छात्र हो। तुम बहुत गंभीरता से पढ़ाई करते हो। नहीं, मैं एक अच्छा छात्र नहीं हूँ। अतीत के बारे में सोचते हुए कोतु यूसी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे इस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। अच्छा लड़का। त्रिनबोई बोई ने खुशी से उसके सिर पर थपथपाया। कोतुक अपनी सहेली का हाथ दूर धकेलने ही वाली थी कि तभी बगल से एक कागज का टुकड़ा उड़कर त्रिनबोई बोई की कलाई पर लगा, जिससे उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उस दिशा में देखते हुए गुस्से से चिल्लाई, ल्यूक जिया डीप, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ल्यूक जिया डीप निर्दोष दिखे। यह मैं नहीं था। यह वह है।
वह केवल अपने मुंह से बोलने का साहस कर रहा था और दरवाजे पर खड़े हाची तुयेन की ओर इशारा कर रहा था। क्या मुसीबत है? झेंग पेपेई ने गुस्से में कहा। अगर मुझे पता होता तो मैं 6वीं कक्षा में नहीं पढ़ता। मैंने पहले ही कहा था कि जिया जिक्सुआन मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी कहा कि वह और मैं बचपन के प्रेमी हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से मुझ पर ध्यान देगा। गुसी। तो ऐसे कई लोग हैं जो जिया जिक्सुआन द्वारा इस तरह से देखभाल किए जाने की इच्छा रखते हैं। उसी दुनिया में माताओं के भी वही विचार होते हैं।